जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज का सेशन होगा इस बात पे कि लोग हैं कि भैंस की ब्रीड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। उससे पहले ये जगह मैं आपको दिखाता चलूँ। मैं इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जगह पे मौजूद हूँ। दियोसाई का आपने नाम सुना होगा। स्कर्दो से आप दियोसाई को ट्रैवल करते हैं और ये जो जगह है, ये जो आप सामने झील देख रहे हैं, इसको शिव सर कहते हैं। शिव जो है इसका मतलब है अंधा, तो इसको अंधी झील भी कहते हैं। कि इसका पता नहीं है कि इसका जो पानी वो कहाँ से आता है। तो कितना पानी भी आप देख रहे हैं, अभी तक ये मालूम नहीं पड़ सका कि ये पानी जो है ये कहाँ से आता है। तो इसीलिए इसको शिव सर का नाम दिया गया है, या अंधी झील। थोड़ा सा आपको व्यू भी करवा दें, फिर अपने सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। ये देख लें, माशाल्लाह चारों तरफ जो है बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत प्लेजेंट इन्वायरमेंट है, मज़ा है। और कुदरत यहाँ पे बड़ी नज़दीक देखने को मिलती है और नेचर के बहुत नज़दीक है। तो हम आज अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। उससे पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जी, लोग पूछते हैं कि भैंसों की ब्रीड को हमने इम्प्रूव कैसे करना है, इस सिलसिले में आज का सेशन है। एक बात आपको बताते चले भाईजान, याद रखिएगा कि हमारे पास एसपी डेयरी फार्म पे एक अमेरिकन आया आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। ये 2014 या 15 की बात है, तो आप कह लें कुछ 7-8 साल पुरानी बात है। हमने उस अमेरिकन को बड़े चाह से, बड़े शौक से कुछ भैंसें जो थी उनकी मिल्किंग करके दिखाई, और बड़ी टॉप की भैंसें जो हमारे पास एसपी डेयरी फार्म पे मौजूद थी, हमने उन टॉप की भैंसों की मिल्किंग करके जो है उस बंदे को दिखाया। और हम ये सोच रहे थे कि शायद ये बंदा जो है हमारी भैंसों के देख के बहुत इंप्रेस हो जाएगा, और चूंकि दूध भी अच्छा है तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज काफी ज्यादा मुतासिर होगा हमसे आज। लेकिन जब मिल्किंग करके दिखा दी तो उसने 2-3 बातें हमारे साथ की। पहली बात उसने ये की कि आज से 100 साल पहले भी अगर किसी ने भैंस की मिल्किंग की होगी तो ऐसे ही की होगी जैसे आपने आज की है, कि वंगा पकड़ा, टांगों को रस्सा लगाया, नीचे बाल्टी रखी और मिल्किंग करने बैठ गए। मतलब उसके कहने का मकसद ये था कि आज तक आपने भैंसों की मिल्किंग को बेहतर नहीं किया, मशीन्स पे आपने इसको मिल्क करना स्टार्ट नहीं किया। तो पहले नंबर पे उसने हमारी यहाँ पे वाट लगाई। दूसरे नंबर पे वो कह रहा था कि ये आपकी भैंसें दूध अच्छा तो दिया है, लेकिन हर भैंस दूसरी भैंस से मुख्तलिफ है। अब आप हैरान होंगे कि भैंसें तो सारी काली होती हैं, मुख्तलिफ कैसे हैं? वो कहता है देखो, किसी का सींग जो है वो लंबा है, किसी का सींग छोटा है, किसी की जो है अपना हैवाना किसी का पीछे को बढ़ा हुआ है, किसी का आगे को बढ़ा हुआ है, किसी का एक थन छोटा है, किसी के चारों थन छोटे हैं, किसी के थन बहुत लंबे हैं। तो एक जानवर दूसरे जानवर से काफी मुख्तलिफ है। उसने हमें बोला कि अगर आप हमारे वलैती गायों को देखें तो हर गाय दूसरी गाय का आपको फोटो कॉपी नजर आती है, जो कि हमारी कामयाबी है। हमने ब्रीड पे काम किया और आज हमारी गाय फोटो कॉपीज की शक्ल में बाहर आती है। तो हमने उससे सवाल किया कि अगर हम अपने भैंस की ब्रीड को बेहतर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वो प्रोफेसर था, उसने हमें कहा कि अगर आप भैंस की ब्रीड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये मेरी बात गौर से सुन ले, ये मैं नहीं कर रहा, ये एक अमेरिकन प्रोफेसर एसपी डेयरी फार्म पे आज से 8 साल पहले हमें कह गया था, और उसकी बात में बड़ा वजन था। उसने कहा कि अगर आप अपनी ब्रीड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कम से कम 3 नस्लों तक आपको उस नस्ल की जो फीडिंग है उस पर जोर देना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास एक भैंस है तो उस भैंस का आने वाला बच्चा, फिर उसका आने वाला बच्चा, फिर उसका आने वाला बच्चा, 3 नस्लों तक मुझे उसकी पूरी न्यूट्रिशन जो है उसको अच्छे तरीके से चलाना होगा, तो मेरी भैंस की ब्रीड जो है इंप्रूवमेंट की तरफ चली जाएगी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे बहुत सारे और बहुत से फैक्टर हैं, फीडिंग जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि फीडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप वलैती गाय ले आए, वलैती गाय या वलैती बच्ची ले आए, वलैती बच्ची को ला के अगर आप उसकी प्रॉपर फीडिंग नहीं करते, प्रॉपर केयर नहीं करते, तो भाई वो भी 2 साल तक आपकी गब्बर नहीं होगी, वो भी आपको पहले शुरू में अच्छा दूध नहीं देगी। तो याद रखिए कि ब्रीड से पूरा दूध लेने के लिए, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए, उसको आगे फर्दर इंप्रूव करने के लिए फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो होगा आपका आज का पहला सवाल का जवाब। दूसरा जवाब ये है कि ब्रीड को
फौरी तौर पे इंप्रूव करने के लिए आपको अच्छे बुल का इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना है, जानवरों को अच्छे जो बुल हैं उनका सीमन रखवाना है। अब लोग पूछते हैं कि अच्छा सीमन कौन सा है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेशन किया है। हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर मोहम्मद समीउल्लाह साहब, पाकिस्तान के जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान, उसके वो सेक्रेटरी भी हैं। उनके साथ मैंने एक पूरा सेशन किया है कि अगर आपने संडा खरीदना है, अगर आपने जोटा खरीदना है तो मार्केट में जाके अच्छे जोटे की निशानी क्या है और आप उसको कैसे खरीदेंगे। याद रखिएगा, उसमें एक सेलिएंट पॉइंट आपको बताता चलूं कि अच्छा जोटा वही है जिसका रिकॉर्ड माँ का और बाप का आपके पास हो। अगर माँ और बाप का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो समझे वो जोटा आपका अच्छा नहीं। नंबर 2, अगर उस जोटे का माँ बाप का रिकॉर्ड भी है और आगे उसकी डॉटर्स का रिकॉर्ड भी है कि उसकी जो आगे आने वाली जो उसकी डॉटर्स हैं उसकी धियां कैसे परफॉर्म करती हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। आप कह सकते हो कि आपका बुल प्रूवन हो जाता है। तो अगर आपने ब्रीड इंप्रूव करनी है मेरे भाइयों, तो पहले नंबर पे फीडिंग पे जोर देना होगा, दूसरे नंबर पे अपने जानवरों को अच्छी क्वालिटी का सीमन आपको रखवाना पड़ेगा और अच्छा बुल लेना पड़ेगा। बुल सिलेक्शन में बहुत आपको याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा जो है एहतियात की जरूरत है, नहीं तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। जानवर को अगर आप अच्छा सीमन नहीं रखवाते, अच्छा जोटा नहीं रखवाते, अच्छे जोटे का सीमन इस्तेमाल नहीं करते तो होगा क्या, अल्टीमेटली वो जानवर आपका बच्चा देगा, उसकी 3 साल बाद जब वो, या 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब वो बच्चा देने पे आएगी तो वो उसकी डॉटर्स परफॉर्म ही नहीं कर रही होंगी, आपका टाइम ज़ाया होगा। मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक बुल खरीदा था गाय का, उसका नाम हमने रखा सेंचो। सेंचो एक किसी ज़माने में 2010 के राउंड अबाउट एक बहुत अच्छा बुल था। उसका हमने बच्चा खरीद लिया और बच्चा खरीद के अब ना तो उसका माँ का पूरा रिकॉर्ड था हमारे पास, सिर्फ ये पता था कि ये सेंचो का बच्चा है। और हमने उसके नेचुरल मेटिंग करवानी शुरू कर दी, गायों को उससे लगवाना शुरू कर दिया। शुरू में तो हम बड़े खुश हुए कि यार इसके बच्चे बड़े खूबसूरत आ रहे हैं, क्या चिट्टा डब्बा रंग। आपको याद होगा कि जब नई नई डेयरी स्टार्ट हुई थी तो चिट्टा डब्बा रंग देख के हम लोग बड़ा खुश हो जाया करते थे कि यार क्या बात है जी। तो उसके बच्चे बड़े खूबसूरत आए और हम बड़े हैप्पी थे। हमने जरूरत से ज्यादा जानवर भी उससे लगवाए और हम चाहते थे कि उसकी ब्रीड को हम आगे लेके चलें। लेकिन हुआ क्या, जब उसकी बच्चियां दूध देने पे आई तो वो खासा दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकी, हमें मायूसी का सामना करना पड़ा, हमारे 3 साल ज़ाया हो गए। उसके बाद से लेके अब तक हमने कभी भी जो बच्चों पे सहारा जो है अपना तकिया नहीं किया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या अच्छे सीमन का इस्तेमाल करके ही हम ब्रीड को इंप्रूव करते हैं। हाँ, आपके फार्म पे एक झोटा या गायों के लिए एक बच्चा होना चाहिए। वो जानवर जो आपके कंसीव नहीं होते, ठहरते नहीं है, उनके लिए आपके पास पूरा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि जानवर का गब्बन होना भी जरूरी है। अच्छा, अब करना यह है, पहले नंबर पे अच्छी फीडिंग करनी है जनाब, दूसरे नंबर पे अच्छा सीमन इस्तेमाल करना है। अच्छे सीमन की अवेलेबिलिटी के लिए शौकत डोकत साहब को आप सारे लोग जानते हैं, उन्होंने काफी काम किया है। एसपी डेयरी फार्म पे भी अब सीमन प्रोडक्शन यूनिट का आगाज होने जा रहा है। बहुत टॉप नस्ल के जो बुल है उनका सीमन जल्द अवेलेबल हो जाएगा, मेरे ख्याल 4 से 5 महीने लगेंगे। ट्रेनिंग जो है वो बुल्स की जारी है। तीसरे नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर पे है जानवर की मैनेजमेंट। आप फीडिंग अच्छी कर लें, आप अच्छा सीमन रखवा लें, लेकिन अगर आपने जानवर की मैनेजमेंट अच्छी ना की तो वही दूध फिर भी नहीं आएगा। अब मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। वैलेटी गाइयां अमेरिकन, अब वो कई फार्म ऐसे हैं जहां पे उनकी प्रोडक्शन 20 लीटर से ऊपर नहीं गई। अब आप कहेंगे यार अमेरिकन का तो सुना है वो 35 लीटर दूध देती हैं, 40 लीटर दूध देती हैं, तो ये 20 लीटर से ऊपर क्यों नहीं जा रही। यहाँ पे मसला खुराक भी था और मैनेजमेंट भी था। कुछ की खुराक पूरी थी, मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। अब मैनेजमेंट में बफलो की मैनेजमेंट क्या है, बफलो को तालाब बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोग बफलो को समझते हैं इसको गर्मी नहीं लगती, भाई बफलो को गर्मी में गर्मी लगती है, काला रंग है, धूप इसको लगती है और ये गर्मी को ज्यादा अब्जॉर्ब करती है। तो याद रखें कि बफलो जो है उसको भी गर्मी लगती है, उसका आपने खासा ख्याल करना है। नंबर 2 तालाब में, नंबर 2 इसकी मिल्किंग पे टॉप क्वालिटी के बंदे रखें। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में जब बफलो सिलेक्शन पे जाएं ऐसी बफलो लें जिसके थन छोटे हों, जिसको आप मशीन पे लगा सकें। हमारे एक फार्मर है कसूर में,
जिन्होंने अपने 110 जानवरों में से 85 जानवरों की मशीन मिल्किंग स्टार्ट कर दी है और बड़े कामयाबी से तकरीबन 3-4 माह से वो बफलो की, भैंसों की मशीन मिल्किंग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं। तो आप अब आगे जो परचेजिंग कर रहे हैं, ऐसे जानवर की परचेजिंग कर रहे हैं जिसके थन छोटे हैं, जिसकी आराम से जो है मशीन मिल्किंग जो है आप कर सकें। तीसरे नंबर पे बफलो को हमारे यहाँ पे रवाज है कि सिर्फ बांध के रखना, खोलना तो है ही नहीं है भाई मेरे। हमने बफलो को खुला छोड़ना है। सिर्फ मिल्किंग के टाइम पे आपको इजाजत है, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है आपको, आप समझते हैं कि ओपन छोड़ के मिल्किंग नहीं की जा सकती, सिर्फ चवाई के टाइम पे बांध लें, बाद में उसको खुला छोड़ दें। और खुराक पे हमारे यहाँ एक गलत रूटीन है, सिर्फ चवाई के टाइम पे खुराक दी जाती है, उसके बाद में खुराक उसके पीछे से हटा ली जाती है, खुरली से हटा के जानवर को बांध दिया जाता है और कहा यह जाता है कि अब ये जुगाली करेगा, जुगाली करने के बाद इसको हम 5, 6 या 7 घंटे के बाद खुराक देंगे और पानी भी उसको हमने टाइम रखा होता पिलाने का। ये गलत है। जानवर को खुला छोड़ें, जब उसका दिल करे पानी पिए, जब उसका दिल करे खुराक खाए। और खुराक के हवाले से एक थंब रूल आपको बता दूं कि जब भी आपने जानवर को खुराक देनी है, याद रखें कि उसकी खुरली के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा रहना चाहिए। इसकी वजह क्या है? जानवर जब जुगाली करता है, जुगाली करने से उसके मैदे में कुछ तेजाबियत पैदा होती है, तो जब वो तेजाबियत पैदा होती है तो वो खुरली पे जाके दोबारा खुराक खाता है। खुराक खाने से उसके मुंह में सलाइवा या थूक की प्रोडक्शन होती है जो बफर के तौर पे काम करती है और मैदे की तेजाबियत को दूर करती है। तो मेरे भाइयों याद रखें, अगर आप भैंस की 2 दफा फीडिंग कर रहे हैं तो जब आप सुबह फीडिंग करके गए हैं, शाम को दोबारा फीडिंग 12 घंटे के बाद करने लगे तो पिछली फीडिंग का 1 से 2% लाजमी खुरली में होना चाहिए। प्रिंसिपल याद रख ले। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बफलो ब्रीड को जरूर इंप्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम।